नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लब में। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जितनी भी वीडियो अपलोड की जाती है उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है रेशो। रेशो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं? रेशो की। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके क्वेश्चन एग्जाम में तो आते ही आते हैं, साथ ही ये अर्थमेटिक का बेस टॉपिक है। इसका यूज मैथ्स के हर एक टॉपिक में होता है, जैसे एलिगेशन, एज, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बोट स्ट्रीम, या और भी जितने टॉपिक है उन सभी में इसका क्या हो जाता है? यूज हो जाता है। तो इस टॉपिक को हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे और कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन क्या करेंगे यहां पर इसके सॉल्व कर लेंगे, ताकि एग्जाम में आने वाले आप क्वेश्चनों को लगभग 20 से 25 सेकंड में ही सॉल्व कर पाओ। तो ये जो 200 से 300 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चनों के जैसे मान लो किसी क्वेश्चन के 4 मेथड होते हैं सॉल्व करने वाले, तो हम उसके 4 मेथड आपको बता देंगे। अगर 5 मेथड होते हैं तो हम उसके 5 मेथड आपको बता देंगे। और उसके बाद जो भी इन 4 या 5 मेथड में से बेस्ट मेथड होता है, जिसके जरिए हम ज्यादा याद ना रखते हुए कि उस एक मेथड को ही हम याद रख लें, तो मेरे लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। वो मेथड भी हम आपको उनमें से बता देंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक की कम से कम हम 7 या 8 वीडियो बनाएंगे। आप उन सभी वीडियो को पार्ट वाइज देख लेना ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आइए अब हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है अपने पास कि रेशो होता क्या है। सबसे पहले क्या बात आती है? रेशो होता क्या है और रेशो का यूज किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों, रेशो का यूज 2 या 2 से अधिक एक जैसी इकाइयों वाली संख्याओं या मात्राओं के बीच में तुलना करने के लिए रेशो का यूज किया जा सकता है। डेफिनेशन कोई काम की नहीं होती, लेकिन इस डेफिनेशन का यूज कैसे होता है? जैसे मान लो मैं आपसे एक बात पूछूं कि एक बंदा है जिसका नाम जुगनू है, उसके पास कितने रुपए हैं? 1000 रुपए हैं। एक बंदा जुगनू है, उसके पास कितने रुपए हैं? 1000 रुपए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ आपके पास कितने होंगे, या हरप्रीत के पास कितने होंगे, या राम के पास कितने होंगे, तो क्या आप उस चीज को बता सकते हो? तो हम बिना रेशो के नहीं बता सकते। अगर मैं इसी चीज को कह दूं कि जुगनू और हरप्रीत के पास जो भी पैसे हैं उनका रेशो है 5:2 है। उनका रेशो कितना है? 5:2 है। तो यानी कि यहां पर जिस वक्त इसको 5 रुपए मिलेंगे उस वक्त इसको कितने रुपए मिलेंगे? 2 रुपए मिलेंगे। तो रेशो किस लिए यूज हो गया? 2 मात्राओं या 2 संख्याओं के बीच में तुलनात्मक संबंध को स्थापित करने के लिए किसका यूज हो जाता है? मेरे पास रेशो का यूज हो जाता है। अब यहां पर तो मैं कितने रुपए शो कर रहा हूं? इसके पास 5 रुपए शो कर रहा हूं, लेकिन इसके पास रियलिटी में रुपए कितने हैं? इसके पास है 1000 रुपए। तो यहां पर 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? इसकी 1000 वैल्यू दे रखी है। तो यानी कि 1 का मान कितना आ जाएगा? 200। तो इसके 5 1 जा रहा है, यानी इसका 1 रुपए किसके बराबर है? 200 के बराबर है। तो इसके 2 रुपए किसके बराबर हो जाएंगे? 400 रुपए के। तो यहां से आपने इसको बड़ी ही इजीली से बता दिया कि इसके पास कितने रुपए हो जाएंगे? 400। तो ये किस तरीके से पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ मेरे पास रेशो द्वारा। किसके द्वारा पॉसिबल हुआ? रेशो द्वारा। तो पहली बात तो ये थी कि रेशो का किसके लिए आता है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं या मात्राओं के बीच में तुलना करने के लिए यूज होता है। तो दूसरी जो बात आती है कि रेशो की कोई भी इकाई नहीं होती, और यहां पर लिखा हुआ है कि रेशो एक जैसी इकाइयों वाली। रेशो एक जैसी इकाइयों वाली। तो एक जैसी इकाइयों वाली और कोई भी इकाई नहीं होती, इस बात में क्या फर्क है? तो एक जैसी इकाइयों के लिए, एक जैसी इकाइयों के लिए अगर आप समझना चाहो, मैंने दे दिया यहां पर 15 लीटर तो क्या है? दूध है,
और मैंने कह दिया 20 लीटर क्या है, पानी है। 20 लीटर क्या है, पानी है। 15 लीटर तो क्या है, दूध है, और 20 लीटर क्या है, पानी है। तो यहां पर ये जो इनके मापने की इकाई है, मापने की इकाई वो क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। यानी अगर ये वैल्यू लीटर में तो ये भी किस में होनी चाहिए, लीटर में। अगर ये वैल्यू मीटर में तो ये भी किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू केजी में तो ये भी किस में होनी चाहिए, केजी में। तो इनकी इकाई एक जैसी होनी चाहिए। यहां से हम अगर रेशो निकालेंगे तो इसका रेशो कितना आ जाएगा, रेशो आ जाएगा 3, रेशो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 रेशो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक एग्जांपल और बताऊं, मैंने कह दिया कि चीनी है मेरे पास कितनी, 5 केजी, और यहां पर मैंने कह दिया कि मेरे पास चावल कितने हैं, चावल दे दिया मैंने 20 केजी। तो अब दिखने में तो ये लग रहा है ये चीनी दे रखा है, ये चावल दे रखा है, तो क्या इसका रेशो निकलेगा? जी हाँ, इसका रेशो जरूर निकलेगा, क्योंकि इसको हम किस में मापते हैं, केजी में मापते हैं, और इसको भी हम किस में मापते हैं, केजी में मापते हैं। इसलिए हम इसकी जो भी इसकी क्या है जो भी इसकी इकाई है या जिसमें इसको मापा जाता है वो क्या है, इसकी केजी है। तो यहां से हम रेशो निकालेंगे तो क्या रेशो आ जाएगा, इसका रेशो आ जाएगा 1:4 आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, मैंने कह दिया कि 50 लड़के और 30 लड़कियां हैं, तो जेंडर तो इनका जरूर अलग है, लेकिन इनको गिना किसके रूप में जाता है, संख्याओं के रूप में ही गिना जाता है। जैसे मान लो 30, 40, ये क्या है, एक तरीके की संख्याएं हैं, तो इनकी इकाई क्या है, एक ही इकाई है। इनकी इकाई क्या है, एक ही इकाई है। इसके अलावा अगर मैं और एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैंने कह दिया एक दिन दे दिया, और यहां पर दे दिया आपको 8 घंटे दे दिया, तो क्या इसका डायरेक्ट रेशो निकाला जा सकता है? तो इसका डायरेक्ट रेशो नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि एक वैल्यू मेरे पास दिन में है और दूसरी वैल्यू क्या है, मेरे पास घंटों में है। तो इसका रेशो निकालने के लिए आपके पास इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका रेशो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, चाहे तो आप घंटों को दिन में कन्वर्ट कर लो, चाहे आप दिन को किस में कन्वर्ट कर लो, घंटों में कन्वर्ट कर लो। तो हम किसको कन्वर्ट कर लेते हैं, दिन को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और यहाँ पे कितने हो गए, 8 हो गए। तो इनका रेशो क्या आ जाएगा, 3 रेशो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या रेशो आ जाएगा, 3 रेशो 1 आ जाएगा। या मैं एक और एग्जांपल लिखूं, तो मैंने यहां पर लिख दिया कि 18 किमी प्रति घंटे की, 18 किमी प्रति घंटे की चाल, और एक मैंने यहां पर लिख दिया 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल। 18 किलोमीटर प्रति घंटे और 10 मीटर प्रति है, तो ये दोनों की दोनों ही क्या है, चाल है, लेकिन डायरेक्ट इसका रेशो नहीं निकाला जा सकता। इसका रेशो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो इस चाल को कन्वर्ट करना पड़ेगा, या इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिना कन्वर्ट किए हुए हम इनका रेशो नहीं निकाल सकते। कोई अगर इसका रेशो ये निकालेगा कि कितना आ गया मेरे पास, 9 रेशो कितना आ गया, 5 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू मेरे पास किमी प्रति घंटे में है, ये वैल्यू मेरे पास किस में है, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसका रेशो निकालने के लिए आपको आगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में, वहां पर आपको इसको अच्छे से क्लियर करवा देंगे। एक बार मैं इसका यूं ही लिख देता हूं कि कितना दे रखा है मेरे पास, 18 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में लिखेंगे तो कितना आ गया, 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया, और ये कितना आ गया मेरे पास, 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो अब हम इसका रेशो निकालेंगे तो क्या रेशो आ जाएगा, 1 रेशो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर आपने बिना कन्वर्ट किए इसका रेशो निकाला था तो क्या आया था, 9 रेशो क्या आया था, 5 आया था, लेकिन अब मेरे पास क्या रेशो आ गया, 1 रेशो 2 आ गया। तो एक जैसी इकाइयों का मतलब तो आपने समझ लिया। अब बात चलते हैं कि रेशो की कोई भी इकाई नहीं होती। इसका मतलब क्या है, रेशो की कोई भी इकाई नहीं होती। जैसे मान लो आपको अभी एग्जांपल देके गया था, मैं क्या देके गया था, 20 लीटर दूध मान लो और 15 लीटर क्या मान लो, पानी मान लो। 15 लीटर क्या मान लिया, पानी मान लिया। तो ये क्या था मेरे पास, दूध, और ये क्या था, पानी था। तो यहां पर तो इकाई क्या होनी चाहिए, इन वैल्यू की इकाई तो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही हम इसको रेशो के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यहां से इसको काटा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा 4, और यहां पर कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा। और इधर भी लीटर दे रखा है, इधर भी लीटर दे रखा है, तो कॉमन वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो इसीलिए ये जो वैल्यू निकल जाती है, इसका रेशो निकल जाता है, उसके बाद इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। अब हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये 4 लीटर और ये कितना है, 3 लीटर। हम इसको कहेंगे कि ये 4 अनुपात के कितने अनुपात में है, 3 अनुपात में है। जैसे मैं एक एग्जांपल और दूं कि चीनी, और यहां पर मैंने कह दिया 20 केजी क्या दे दिया, चीनी दे दी, और क्या दे दिया आपको,
चावल दे दिया, ये मैंने दे दिया 10 केजी और ये कितना दे दिया मैंने 20 केजी। तो यहां से अगर आप रेशो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1 रेशो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये चीनी अगर 1 होगी तो उस समय इसकी मात्रा कितनी होगी 2 होगी। अगर ये किलोग्राम में है तो ये कितनी हो जाएगी 2 किलोग्राम। अगर ये क्विंटल में है तो ये कितनी हो जाएगी 2 क्विंटल हो जाएगी। तो यहां से हमको पता चला कि रेशो निकल जाने के बाद उसकी कोई भी इकाई नहीं होती। तीसरी बात आती है कि रेशो क्या होना चाहिए, रेशो होना चाहिए सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि इसमें जिस संख्या से भाग दिया जा सके या जहां तक इसको काटना पॉसिबल हो वहां तक इसको आप काट दो। जैसे ये 20 और कितना दे रखा है 15 दे रखा है, तो हम यहां से इसका रेशो निकालेंगे तो 5 के पहाड़े से कटेगा तो कितना आ गया, ये 4 आ गया और ये क्या आ गया 3 आ गया। यहां से इसको काटा तो हमने 10 के पहाड़े से काटा, कितना आ गया 1 आ गया और 2 आ गया। यही सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी क्या कहलाती है, रेशो कहलाती है। इसके अलावा अगर आप इसको और ज्यादा काटने की कोशिश करोगे तो आप काट तो लोगे इसको 0.5 के पहाड़े से। जैसे मान लो किसी ने निकाल दिया 2 निकाल दिया और कितना निकाल दिया इसको 1.5 कर दिया। तो अब आप इसको अगर फिर से सोल्व करोगे तो ये वही वैल्यू बन जानी है काटने के बाद 4 रेशो कितना बन जाना है 3 बन जाना है। तो इसको और ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। वह छोटी से छोटी वैल्यू क्या कहलाती है, रेशो कहलाती है। इसमें जो कॉमन फैक्टर कटता है जिस पहाड़े से हम काटते हैं वो आगे आपको चल के पता चलेगा कि वो क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। अपना क्या कहलाता है, वो HCF कहलाता है। अब अगर हम रेशो के सिंबल की बात करें तो रेशो के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, रेशो के लिए ये 2 बिंदियों वाला सिंबल यूज होता है। ये जो सिंबल दिखता है ये मेरे को भाग के सिंबल की तरह ही दिखता है। भाग के सिंबल से इसको शो करने का मतलब ये हुआ कि रेशो कहीं पर भी आपके पास वैल्यू लिखी हुई है, A अनुपात क्या लिखी हुई है B लिखी हुई है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, A बटा में क्या लिख सकते हो B भी लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने दे दिया A अनुपात क्या दे दिया आपको B दे दिया, क्या दे दिया A अनुपात क्या दे दिया B दे दिया, कितना दे दिया 2 अनुपात क्या दे दिया 3 दे दिया। तो आप इस चीज को और क्या लिख सकते हो, आप इस चीज को लिख सकते हो A बटा में B बराबर कितना लिख सकते हो 2 बटा में क्या लिख सकते हो 3 लिख सकते हो, क्योंकि रेशो क्या होता है, रेशो होता है डिविजिबल। तो अब मेरे पास क्या आ गया, यहां पर A का मान कितना आ गया 2 आ जाएगा और ये मान किसका होगा B का मान होगा। अगर मैं इसको और तरीके से शो करने की कोशिश करूं तो कैसे लिख सकता हूं, ये वैल्यू लिख सकता हूं A बराबर 2 बटा में कितना आ गया 3 B आ गया। ये वाली वैल्यू इधर किस में थी, ये वाली वैल्यू इधर थी भाग में थी, तो ये बराबर के इस साइड जाएगी तो किस में हो जाएगी, गुना में हो जाएगी। तो ये जो मान होगा ये किसका मान होगा, मेरे पास A का मान होगा और ये जो मान होगा वो किसका मान होगा B का मान होगा। मोस्टली बहुत से क्वेश्चन इस रूप में अपने को दिए होते हैं, तो वो क्वेश्चन अपने से थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि A का मान कौन सा होगा और B का मान कौन सा होगा। तो आप याद रखिए कि A का मान ये होता है और B का मान कौन सा होता है, ये होता है। कई बार वो इसी चीज को ऐसे भी शो कर देता है कि A अनुपात B बराबर वो दे देता है 2 अनुपात कितना दे देता है 3 दे देता है। तो ये जो मान होगा मेरे पास ये A का हो जाएगा और ये जो मान होगा वो किसका मान हो जाएगा, B का हो जाएगा। अगर अब मैं आगे रेशो की थोड़ी सी और बात करूं तो रेशो को हम किसी भी संख्या से क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। रेशो को हम किसी भी संख्या से क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं और किसी भी संख्या से हम क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। लेकिन ना तो हम उसमें कोई भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और ना ही हम उसमें कोई भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेशो को किसी भी संख्या से क्या किया जा सकता है, गुना किया जा सकता है या क्या किया जा सकता है, भाग किया जा सकता है। लेकिन ना तो उसमें डायरेक्ट कोई वैल्यू जोड़ी जा सकती है और ना ही कोई वैल्यू क्या की जा सकती है, डायरेक्ट घटाई जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मेरे पास वैल्यू दे दी A अनुपात B दे दिया, कितना दे दिया 2 अनुपात कितना दे दिया उसने 3 दे दिया। अगर मान लो बाई चांस मेरे को कभी भी A को किससे गुना करना पड़ जाए, किसी संख्या से गुना करना पड़ जाए, तो मैं उसको क्या कर सकता हूं, गुना कर सकता हूं। जैसे मान लो मैंने इसको गुना करना है, किससे करना है 5 से गुना करना है, किससे गुना करना है 5 से गुना करना है। लेकिन सिर्फ यही वैल्यू नहीं होगी गुना, इसका जो भी पूरे का पूरा ग्रुप दिया होगा वो सारा का सारा क्या होगा, गुना होगा। तो जैसे 5 दूनी कितना आ गया मेरे पास 10 आ गया और B का मान कितना आ जाएगा 5 दिया 15 आ जाएगा। तो A का मान कितना आ गया 10 आ गया, B का मान कितना आ गया 15 आ गया। गुना करने से रेशो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम इसको वापस सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये क्या फॉर्म बन जाएगी, 2 अनुपात 3 बन जाएगी। ऐसे ही अगर मैं रेशो को किसी भी चीज से क्या करना चाहूं, भाग करना चाहूं, जैसे रेशो दे दिया मेरे पास 2 अनुपात 3 दे दिया, इसको मैं भाग करना चाह रहा हूं, किससे भाग करूं,
2 से भाग करूं, तो 2 से भाग करना चाह रहा हूं तो मेरे पास इस पूरे ग्रुप को ही किससे भाग करना पड़ेगा, 2 से। इस पूरे ग्रुप को किससे भाग करना पड़ेगा, 2 से। तो जैसे मैं इसको 2 से भाग करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 2/2 और ये कितना बन जाएगा 3/2। तो अब रेशियो में जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या हो जाता है, कट जाता है। तो मैं इसको इधर से इधर काटूंगा तो मेरे पास रेशियो क्या बच गया, 2 रेशियो क्या बच गया, 3 बच गया। अगर आप इस चीज को यहां से ऐसे नहीं काटोगे तो आप इसको ऊपर नीचे काटोगे तो क्या बचेगा, ये तो बचेगा मेरे पास 1 बचेगा और ये कितना बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा 1.5 बच जाएगा, या 1 पॉइंट कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो अब हम इसको सोल्व करने के लिए यहां से इधर पॉइंट हटाएंगे तो यहां तो 0 नीचे लगेगी, यहां 0 किस साइड लगेगी, इस साइड लगेगी। तो हम इस पॉइंट को हटा के इधर क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। तो अब हम दोबारा अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या रेशियो आ जाएगा, मेरे पास 2 रेशियो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि रेशियो को गुना करने से और भाग करने से उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ना तो हम रेशियो में कोई भी वैल्यू डायरेक्ट जोड़ेंगे और ना ही हम इसमें कोई वैल्यू क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे हम देखें कि इसमें कोई वैल्यू जोड़ने जा रहे हैं कि ए अनुपात कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, 2 अनुपात कितना दे रखा है, मेरे पास 3 दे रखा है। तो अगर आप इसमें कोई ना कोई वैल्यू जोड़ने की कोशिश करो, मान लो आप इसमें कितना जोड़ रहे हो, 5 जोड़ रहे हो, तो 5 जोड़ रहे हो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 5 और 2 कितना आ गया, 7 आ गया। और ये कितना आ गया, 5 और 3 कितना आ गया, 8 आ गया। तो अब मेरे पास क्या यूज आ गया, मेरे पास ये वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, 7 अनुपात कितनी आ गई, 8 आ गई। लेकिन अब हम इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें तो ये वापस 2:3 प्राप्त नहीं होगा। तो रेशियो में कोई भी वैल्यू ना तो डायरेक्ट जोड़ी जाएगी ना ही कोई घटाई जाएगी। अब कई सोच रहे होंगे कि हम यहां से इसको क्या करते हैं, 5 जोड़ा था, 5 हम घटा देते हैं, इसमें से भी क्या कर देते हैं, 5 घटा देते हैं, तो ये वैल्यू 2 प्राप्त होगी और ये कितनी प्राप्त होगी, मेरे पास 3 प्राप्त होगी। तो वापस वही फॉर्म प्राप्त होगी। तो ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि रेशियो निकालते वक्त हम इसके कॉमन फैक्टर को काटते हैं एक दूसरे से, या इसको क्या होता है, जो भी कॉमन फैक्टर होता है उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ना कि उसको हम घटाते हैं और ना ही उसमें क्या कॉमन फैक्टर में हम कुछ जोड़ते हैं रेशियो निकालने के। तो रेशियो निकालने का मतलब क्या होता है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। तो अब हम रेशियो के क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं फर्स्ट टाइप के। तो रेशियो का जो पहला क्वेश्चन आता है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो मेरे को m रेशियो n दे रखा है, 3 रेशियो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 रेशियो क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। और वो अपने से वैल्यू पूछेगा 4m प्लस कितना दे रखा है, 5n दे रखा है। और क्या पूछ लिया उसने पूछ लिया 4m माइनस कितना पूछ लिया, 5n पूछ लिया। तो ये रेशियो का सबसे बेस लेवल का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। इसमें कुछ नहीं करना होता, सिंपल सी बात है। जहां पर m का मान दे रखा है वहां पर m की वैल्यू पुट कर दो, और जहां पर n का मान दे रखा है वहां पर किसकी वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू पुट कर दो। तो हम यहां पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ गया, 4 इंटू कितना आ गया, 3 प्लस कितना आ गया, 5 इंटू कितना आ गया, मेरे पास 2 आ गया। और यहां पर कितना आ जाएगा, 4 इंटू कितना आ जाएगा, 3 माइनस 5 इंटू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए बोर्ड मास का यूज करेंगे। सबसे पहले मल्टीपल सोल्व हो जाएगा इसमें। तो 4 तिया कितना आ गया, 12, और 5 दूनी कितना आ गया, 10, 12 और 10 कितना आ गया, मेरे पास 22 आ गया। और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया कितना आ गया, 12 माइनस 5 दूनी कितना आ गया, 10, 12 माइनस 10 तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो क्या आ गया, 11 रेशो क्या आ गया, मेरे पास 1 आ गया। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। लेकिन हम इसको सोल्व करते वक्त इतने लॉन्ग मेथड से नहीं सोल्व करेंगे, हम इसको सोल्व करते वक्त यहीं से सोल्व करेंगे। 4 तिया कितना आ गया, 12, और 5 दूनी कितना आ गया, 10, 12 और 10 कितना आ गया, 22 आ गया। और यहां पर कितना आ गया, मेरे पास 12 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या रेशो आ जाएगा, 11 रेशो 1 आ जाएगा। अगर मैं इसके कोई दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, मान लो अपने पास रेशो दे रखा है x अनुपात y दे रखा है, 2 अनुपात कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। और मेरे से वैल्यू पूछ ली 3x प्लस कितनी पूछ ली, 2y, और 9x प्लस कितनी पूछ ली, 5y। तो इस तरीके के क्वेश्चनों में वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, आपको सिर्फ उनकी वैल्यू पुट करनी होती है और जो आंसर आ जाए वो टिक करना होता है। तो यहां पर मैं अभी आपको बेस में बता के गया हूं कि ये वाली वैल्यू किसकी होगी, x की होगी, और ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, मेरे पास y की हो जाएगी। तो मैं यहां पर x की वैल्यू पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6,
प्लस कितना आ जाएगा, 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 दूनी कितना आ जाएगा 18, और 5 दिया कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया मेरे पास 12 रेशो कितना आ गया 18 और 15 कितना आ गया 33। तो क्या आंसर आ गया इसका 12 33। लेकिन इसको आगे हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कौन से पहाड़े से कटते हैं, 3 के पहाड़े से कटते हैं। हम इसको 3 के पहाड़े से काटेंगे तो कितना आ गया 4 तिया 12 और 11 तिया 33। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया 4:11। तो अब हम रेशो के नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। दोस्तों ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और बहुत ही सिंपल सा टाइप है, लगभग हर किसी ने ये टाइप के क्वेश्चन पढ़ रखे हैं। तो जैसे मान लो हम क्वेश्चन की बात करें, मेरे पास वैल्यू दी हुई है a अनुपात b कितनी दे रखी है, मान लो 3 अनुपात कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, और b अनुपात c कितनी दे रखी है, मेरे पास वैल्यू दे रखी है 8 अनुपात कितनी दे रखी है 9 दे रखी है। तो यहां से जो क्वेश्चन पुट करेगा वो क्वेश्चन पुट होगा a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, हम 1 बाय 1 इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या आती है कि b यहां पर भी है और b कहां पर भी है, यहां पर भी है। जैसे मान लो पहले b की कंपेयर किसके साथ की गई थी, a के साथ की गई थी, फिर b की कंपेयर किसके साथ की गई है, c के साथ की गई है, लेकिन दोनों ही जगह पर ये बंदा तो क्या है बराबर ही है। तो हमको क्या करना होगा, इसका मान क्या करना है बराबर करना है। इसका मान बराबर करने के लिए मेरे पास कई मेथड होते हैं। जैसे मान लो अपने यहां पर ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू कितनी है 8 है, तो ये दोनों ये देखो कि किस जगह पर आकर बराबर हो जाएगी। तो ये दोनों किस जगह पर आकर बराबर हो सकती है कि इस 4 को अगर मैं 2 से गुना करूं तो ये क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। इस 4 को अगर मैं 2 से गुना करूं तो क्या बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। तो मैं इसको 2 से गुना करूंगा, लेकिन क्या शर्त बताई थी कि रेशो को गुना तो किया जा सकता है, रेशो को क्या किया जा सकता है, गुना तो किया जा सकता है, लेकिन गुना करोगे तो किसको, उसके पूरे ग्रुप को ही गुना करना पड़ेगा, उसके पूरे किसको ग्रुप को ही गुना करना पड़ेगा। ग्रुप का मतलब जैसे मान लो मैं आपको बता दूं कि a अनुपात b मेरे पास मान लो एक वैल्यू दे रखी है 4 अनुपात क्या दे रखी है 5 दे रखी है, और एक मेरे पास वैल्यू दे रखी है c अनुपात d अनुपात क्या दे रखी है e दे रखी है, इसकी वैल्यू मान लो 7 अनुपात 8 अनुपात 11 दे रखी है। अब बाई चांस मेरे को कहीं पर इस वैल्यू को गुना करना पड़ जाए 2 से, तो मैं इसको गुना करूंगा तो इसके पूरे ग्रुप को किससे गुना करूंगा 2 से गुना करूंगा। ग्रुप का मतलब जो चीज रेशो के साथ संबंध में दी गई है वो ही ग्रुप कहलाता है, ना कि ये दोनों वैल्यू मिलके एक क्या बनाएगी ग्रुप बनाएगी। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको इस ग्रुप से क्या कर सकता हूं गुना कर सकता हूं। अगर मेरे को इसमें से किसी वैल्यू को गुना करना पड़ा तो मैं उसको किससे गुना कर दूंगा, जो भी मान लो 5 से गुना करना है, 4 से गुना करना है, 3 से गुना करना है, तो मैं इस ग्रुप को गुना करूंगा, क्योंकि ये तीनों चीजें किसके साथ है, ये रेशो के साथ एक दूसरे से क्या है टच है। ये वाला ग्रुप इस वाले ग्रुप के साथ टच नहीं है, ये वाला ग्रुप इस वाले ग्रुप के साथ टच नहीं है। तो अब अगर मैं इसको गुना करना चाहूं तो किससे गुना कर सकता हूं, इसको मैं गुना कर सकता हूं 2 से। इसको किससे गुना कर सकता हूं, मैं 2 से गुना कर सकता हूं। तो 2 से गुना करूंगा तो ये a का मान मेरे पास कितना आ गया 6 आ गया, b का मान मेरे पास कितना आ गया 8 आ गया, और यहां पर b का मान कितना है 8, और c का मान कितना आ गया मेरे पास 9 आ गया। तो a b c का रेशो क्या आ गया, a b c का मेरे पास रेशो आ गया 6 अनुपात 8 अनुपात और क्या आ गया 9 आ गया। तो फर्स्ट मेथड क्या था कि अगर इसको गुना करने पर ये चीज बराबर हो रही है तो हम इसको क्या करेंगे गुना करके ही बराबर कर लेंगे। ये चीज आपको सिर्फ माइंड में ही सॉल्व करनी है। यहां पर कितना दे रखा है 3 अनुपात कितना दे रखा है 4 दे रखा है, यहां पर कितना दे रखा है 8 अनुपात क्या दे रखा है 9 दे रखा है। आपको पता है b बंदा यहां पर भी है, b बंदा यहां पर भी है, तो आप इसकी वैल्यू बराबर करोगे। वैल्यू बराबर करने के लिए इसको किससे गुना करना पड़ेगा 2 से गुना करना पड़ेगा। तो आप सीधे यहां से 3 दूनी कितना आ गया 6, 4 दूनी कितना आ गया 8, और c का मान कितना लिख लोगे 9 लिख लोगे, क्योंकि दोनों मान बराबर होने पर इनमें से एक की वैल्यू यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम इसको लिख लेंगे। तो फर्स्ट टाइप इसका सोल्व करने का ये था। अब इसका अगर मैं दूसरा टाइप करूं सोल्व की दूसरे तरीके से अगर कोई सोल्व करे तो वो कैसे सोल्व कर सकता है, तो आप क्या लिखोगे a अनुपात b अनुपात क्या लिखोगे c लिखोगे। क्या लिखोगे a अनुपात b अनुपात क्या लिखोगे c लिखोगे। तो यहां पर मेरे पास वैल्यू दे रखी है 3 अनुपात कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, और फिर b के नीचे b का मान कितना दे रखा है 8 दे रखा है, और c का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 9 दे रखा है।
आपको क्या करना है कि जो ये कॉमन वैल्यू होगी, दोनों में जो भी वैल्यू कॉमन होगी वो कहां पर आएगी, बीच में आएगी। मोस्टली यहां से क्वेश्चन कई बार वो घुमा के दे देता है कि इसकी जो कॉमन वैल्यू होती है वो क्या दे देता है, इधर दे देता है, या क्या दे देता है, इधर दे देता है। तो आप उसको सेट करके लिख लोगे, कॉमन वैल्यू को कहां पे लिखोगे, बीच में लिखोगे। अब यहां से सोल्व करने के लिए आप एक उल्टा एन बना दोगे। क्या बना दोगे, उल्टा एन बना दोगे। तो उल्टा एन बनाने से आप इसको क्या करोगे, गुना करोगे। 8 तिया कितना आ गया मेरे पास 24, 8 चौका कितना आ गया मेरे पास 32, और 9 चौका कितना आ गया मेरे पास 36। तो क्या वैल्यू आ गई, 24, 32, 36। लेकिन ये रेशो नहीं है। रेशो क्या होती है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 9 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 9 आ जाएगा। तो ये था इसका दूसरा मेथड। पहले मेथड में हमने वैल्यू बराबर की, इसी में भी क्या होगी, अपने आप ही वैल्यू बराबर होगी, हमको करने की जरूरत नहीं पड़ी। तीसरा मेथड जो होता है इसको सॉल्व करने का, तीसरा मेथड क्या होता है, आप इसको इसी तरीके से लिखोगे, ए बी और क्या आ गया मेरे पास सी आ गया। तो आप यहां पे लिखोगे 3 अनुपात कितना आ गया 4, और यहां पे कितना आ गया 8 अनुपात कितना आ गया मेरे पास 9 आ गया। तो तीसरे मेथड में आपको क्या करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें आप क्या करोगे, जो खाली जगह दिखे उसको उसी के पास वाली संख्या से फिल कर देना। जैसे यहां पर 4 दिखा है तो यहां पर भी क्या लिखोगे, आप 4 लिखोगे। इधर इसके इधर खाली जगह पड़ी है तो आप क्या लिख दोगे, 8 लिख दोगे। ये मेथड आपकी 2 वैल्यू दे रखी हो, 3 वैल्यू दे रखी हो, 4 वैल्यू दे रखी हो, हर किसी में ये क्या हो जाएगा, मेथड अप्लाई हो जाएगा। तो अब क्या करना, आपको गुना करना है। तो 8 तिया कितना आ गया मेरे पास 24 आ गया, 8 चौका कितना आ गया मेरे पास 32 आ गया, और 9 चौका कितना आ गया 36 आ गया। मैंने ऊपर से लेके नीचे तक इनको क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो अब फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 6 अनुपात 8 अनुपात और क्या आ जाएगी मेरे पास 9 आ गई। 6 अनुपात 8 अनुपात और क्या आ गई मेरे पास 9 आ गई। तो ये था मेरा इसका तीसरा मेथड। अगर आप कई इसको इस तरीके से लिखते हैं, ए अनुपात बी, जिससे खत्म किया उसी से शुरू करो, बी अनुपात क्या आ गया, सी आ गया। तो यहां पर कितना लिखोगे, 3 अनुपात कितना लिखोगे 4 लिखोगे, और यहां पर कितना लिखोगे आप 8 अनुपात कितना लिखोगे 9 लिखोगे, जिससे खत्म किया उसी से शुरू किया। तो इस तरीके से भी आप इसमें उल्टा एन बना सकते हो। तो 8 तिया कितना आ गया मेरे पास 24, 8 चौका कितना आ गया मेरे पास 32, और 9 चौका कितना आ गया मेरे पास 36। तो 24, 32, 36 सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो कितना आ गया 6, 8 और कितना आ गया। तो अब जो हम इसका मेथड देखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। उससे आप डायरेक्ट आंसर टिक कर दोगे ऑप्शन के सहारे से। जैसे मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन था कि ए अनुपात बी कितना दे रखा था, 3 अनुपात कितना दे रखा था 4 दे रखा था, और बी अनुपात सी कितना दे रखा था 8 अनुपात 9 दे रखा था। यहां पर ए की वैल्यू कितनी थी 3 और बी की वैल्यू कितनी थी 4 थी। अगर हम इस क्वेश्चन के जो एग्जाम में ऑप्शन गिवन थे उनको देखें तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। तो पहले मैं यहां पर इसके ऑप्शन लिखता हूं। तो इसके ऑप्शन मान लो दे रखे हैं, कितना दे रखा है 8 अनुपात 6 अनुपात कितना दे रखा है 9 दे रखा है मेरे पास पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे रखा है मेरे पास 6 अनुपात 8 अनुपात कितना दे रखा है 9 दे रखा है। तीसरा ऑप्शन मेरे पास दे रखा है 9 अनुपात 8 अनुपात कितना दे रखा है 6 दे रखा है। और चौथा ऑप्शन मेरे पास दे रखा है 3 अनुपात 32 अनुपात 9 दे रखा है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन ऑप्शनों के सहारे से हम इसको बिना सॉल्व किए हुए ही टिक कर सकते हैं। कैसे कि यहां पर अगर हम देखें कि ए का मान है वो बी के मान से क्या है कम है, ए का मान है वो बी के मान से क्या है कम है, और किस रेशो में है 3:4 में है। तो पहले ऑप्शन पर नजर मारे तो यहां पर 8 और क्या दे रखा है 6 दे रखा है, यानी इसमें ए का मान क्या दे रखा है बी से क्या दे रखा है ज्यादा दे रखा है। तो ये मेरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हो गया, मेरा पहला ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरे ऑप्शन की बात करें, इसमें मेरे पास क्या मान दे रखा है, कम दे रखा है, किससे ए से। तो ये मेरा उत्तर हो सकता है। अभी ये मेरा उत्तर है नहीं, ये मेरा उत्तर हो सकता है क्योंकि हम ऑप्शन से चेक कर रहे हैं। इसका मतलब मेरे को चारों ऑप्शन क्या करने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे। अब हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं तो ये कभी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ए का मान क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है। यहां पर ए का मान क्या था, कम था।
अब चौथे ऑप्शन की बात करें तो चौथे ऑप्शन में ये मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहां पर इनके बीच में बहुत कम डिफरेंस था, यहां पर देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस दे रखा है। दूसरी बात, इनका रेशो कितना दे रखा था, 3:4 दे रखा था। यहां पर इनका रेशो कितना दे रखा है, 3 कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। कि इसको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो ये वैल्यू आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं होगी। तो इसलिए ये क्या हो सकता है, मेरा उत्तर नहीं हो सकता। 3 उत्तर मेरे पास क्या हो गए, ऑटोमेटिकली क्या हो गए, कट हो गए। तो इसका मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही उत्तर बचा हुआ है, वो कौन सा है मेरे पास, बी। तो हम इसको बिना सॉल्व किए हुए भी टिक कर सकते थे। हमने यहां पर देखा कि इसको पहला स्टेप ये था इसका, दूसरे तरीके से कोई सॉल्व करना चाहे वो ये था, तीसरे तरीके से सॉल्व करना चाहे कोई ये था। इसी तरीके को मैं इससे भी सॉल्व कर सकता हूं। और मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड था ये था। इससे आप एग्जाम में कम से कम 1 या 2 सेकंड में ही उत्तर क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। तो अब करते हैं हम यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास, ए अनुपात क्या दे रखा है, बी दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 अनुपात कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। और बी अनुपात सी दिया हुआ है मेरे पास, मान लो 4 अनुपात कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ। ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 2:3। बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है। तो अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो हम इसके पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन मान लो दिया हुआ है 2:3:5, 2:3:5। दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो मैं दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास, मान लो 5:4 क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है मेरे पास, 5:4:6 दिया गया है। तीसरे ऑप्शन की मान लो दिया हुआ है कि 6:4 क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। 6:4:5 दिया हुआ है। और चौथा ऑप्शन मेरे पास दिया हुआ है 8:12 क्या दिया हुआ है, 15। तो 4 ही ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। वो किससे सॉल्व करते हैं, हम इसको करते हैं ऑप्शन के सहारे से। तो ऑप्शन के सहारे से अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहां पर देखो भाई, ए और बी के बीच में क्या संबंध बैठ रहा है, ए और बी के बीच में संबंध बैठ रहा है 2:3 का। तो 2:3 का इसमें संबंध है। तो ये मेरा उत्तर अभी नहीं हुआ, ये मेरा उत्तर हो सकता है। आई बात समझ में। मैं यहीं से नहीं टिक करूंगा क्योंकि ऑप्शन चेक कर रहे हैं, 3 ऑप्शन अभी भी आपके पास पड़े हुए हैं। तो दूसरा ऑप्शन देखो भाई, ये 2-3 है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 5-4 दे रखा है। तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा, कन्फर्म ही है। तीसरे में देखा जाए भाई, तीसरे में क्या होगी, ये वाली वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू कम है, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ज्यादा दे रखी है। तो मेरा तीसरा ऑप्शन भी कभी भी उत्तर नहीं बन सकता। अब चौथे की बात करें तो चौथे की बात करें, 8 और 12 दे रखा है। कोई सोचे कि यहाँ पे 2-3 दे रखा है, यही उत्तर होगा। यहाँ पे 8 और 12 दे रखा है। इस 8 और 12 को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करूं तो ये क्या बनेगा, 4×2 8 और 4×3 12। यानी ये वैल्यू भी मेरे पास किसमें दी हुई है, ये वैल्यू मेरे पास दे रखी है 2 अनुपात किसमें दे रखी है, 3। और ये भी किसमें दे रखी है, 2:3। अभी यहाँ तो उत्तर मेरे पास ये होगा और यहाँ उत्तर मेरे पास कौन सा होगा, ये 4 नंबर उत्तर होगा। अब इसको कन्फर्म कैसे करेंगे, तो इसको कन्फर्म करने के लिए मेरे पास यहां पर बी और सी के बीच का भी क्या दिया गया है, संबंध दिया गया है। बी और सी के बीच में क्या संबंध दिया गया है, बी और सी के बीच में संबंध दिया गया है 3:5 का। बी और सी के बीच में किसका संबंध दिया गया है, 3:5 का। लेकिन क्वेश्चन में ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 और 5 के अनुपात में। तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब मेरे पास उत्तर कौन सा बच गया, ये बच गया, 4:5 बच गया। या इसको मैं और सोल्व करूं, इनको इन दोनों के बीच अगर मैं संबंध निकालने की कोशिश करता तो इसको काटता तो ये कितना रेशो आता, 4 रेशो कितना आता, 5 ही आता। तो आई बात समझ में। ये तो तरीका था मेरा ऑप्शन से। इसको अभी सीखने में टाइम लग रहा है, एग्जाम में इसको अप्लाई करते हुए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आपको बस दोनों में से एक वैल्यू चेक करनी है। चाहे तो आप ये वाली चेक कर लेना, चाहे आप कौन सी वैल्यू चेक कर लेना, इसको पहले कर लेना। दोनों में से कोई भी एक वैल्यू पहले चेक कर लेना। अगर बाई चांस 2 ऑप्शन आपके बन रहे हो तो आपको दूसरी वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी। अगर हम बिना इसको ऑप्शन से करें तो मैंने आपको अभी तरीके बता के गया हूं कौन कौन से थे। ए अनुपात बी का कितना दिया हुआ है, 2:3। और बी अनुपात सी का कितना दिया हुआ है, 4 अनुपात कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो आप यहां से क्या करोगे, उल्टा करके एन बना दोगे। 4×2 कितना आ गया 8, 4×3 कितना आ गया 12 और 5×3 कितना आ गया 15। तो क्या ऑप्शन आ गया, 8, 12 और 15 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर अब हम इसके
थर्ड मेथड की बात करें, किस मेथड की बात करें? थर्ड मेथड की। थर्ड मेथड में हम क्या कर सकते हैं, इसके मान को क्या कर सकते हैं, हम बराबर कर सकते हैं। इसके मान को बराबर करने के लिए मान लो मेरे पास वैल्यू दे रखी है, a अनुपात b कितना दे रखा है, 2 अनुपात 3 दे रखा है, और b अनुपात c कितना दे रखा है, 4 अनुपात क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो b यहां पर भी है और b क्या है, यहां पर भी है। तो हम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो पिछली बार जो क्वेश्चन था वहां पे इसमें 8 दिया गया था और यहां पर क्या दिया गया था, 4 दिया गया था। तो हमने सिर्फ इस मान को ही क्या किया था, बराबर कर दिया था, इसको 8 पर लेके आ गए थे। लेकिन इस बार क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहां पर 3 दिया गया और यहां पर क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। तो इस वैल्यू को बराबर करने के लिए हमको कहां पर बराबर होगी ये वैल्यू हो जाएगी आके दोनों 12 पर बराबर हो जाएगी। तो इस वैल्यू को 12 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 3 को किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से। लेकिन रेशो की क्या शर्त बताई थी मैंने, रेशो की शर्त बताई थी कि वो सिंगल वैल्यू से गुना ना होकर उसके पूरे ग्रुप से क्या होगा, गुना होगा। तो मैं इस वैल्यू को किससे गुना करता हूं, मैं इसको गुना करता हूं 4 से, और ये जो वैल्यू दे रखे इसको मैं किससे गुना कर देता हूं, 3 से। तो 4 से गुना करूंगा तो a का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, b का कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यहां पर b का कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और c का कितना मान आ जाएगा, c का मान आ जाएगा मेरे पास 5 या 15 मान आ जाएगा। कितना मान आ जाएगा, 15 मान। तो यहां से a b c का रेशो कितना आ जाएगा, a b c का रेशो आ जाएगा मेरे पास 8, 12 और क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और इसके फोर्थ मेथड की बात करें, फोर्थ मेथड कौन सा था इसका, जिसमें अपने क्या करते थे, खाली जगह को उसी से भर देते थे। तो वो फोर्थ मेथड कौन सा आ जाएगा मेरे पास, a अनुपात b और क्या आ गया मेरे पास c। जो कॉमन वैल्यू होगी वो कहां पर रहेगी, बीच में रहेगी। तो 2 अनुपात कितना आ गया, 3 आ गया, और यहां पर कितना आ गया, 4 अनुपात कितना आ गया, 5 आ गया। अब इस खाली जगह को हम इसी से भर देंगे। यहां पर कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे, यहां पर कितना लिख देंगे, हम 4 लिख देंगे, और ऊपर से लेके नीचे तक गुना करेंगे। 4 दूनी कितना आ गया, 8 आ गया, 5 तिया कितना आ गया, 15, और 4 तिया कितना आ गया, 12 आ गया, और 5 तिया कितना आ गया मेरे पास 15। तो क्या रेशो आ गया, 8, 12 और क्या आ गया, 15 आ गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। ये मेथड था जो ऑप्शन के सहारे से हो जाता है, सबसे बेस्ट मेथड ये रहता है। या फिर आप इसकी कैलकुलेशन किस में कर सकते हो, माइंड में ही कर सकते हो कि ये बी वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन मान लो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, a अनुपात कितना दे रखा है, b दे रखा है, 2 अनुपात क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, और a अनुपात क्या दे रखा है, c दे रखा है। कितना दे रखा है, ये दे रखा है, 1 अनुपात कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो अपने से वही पूछेगा a b c का अनुपात क्या होगा, a b c का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम करें, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर a अनुपात b दिया गया। मैंने क्या बताया था कि जो कॉमन वैल्यू होते हैं उसको क्या लिखते हैं, हम बीच में लिखते हैं। यानी यहां पर कॉमन वैल्यू क्या दे रखी है, a दे रखी है। तो ये चीज एग्जामिनर थोड़ी सी घुमा के दे देता है। यहां पर मान लो अपने क्या लिखेंगे, b अनुपात क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। तो b का मान कितना है, 1, a का मान कितना है, यहां पर 2, यहां पर a का मान कितना है, 1, और यहां पर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो हमने a को क्या लिख लिया, बीच में लिख लिया। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, उल्टा करके n बना देंगे। उल्टा करके n बनाएंगे तो यहां पर कितना आ गया, 1, यहां पर कितना आ गया, 2, और यहां पर कितना आ गया, 6। तो मेरे पास क्या रेशो आ गया, 1, 2, 6। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है। कई बार बच्चे इसको जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। ये आंसर नहीं बनेगा। ये जो अनुपात आया होगा, ये अनुपात आया है मेरे पास b a और किसका आया है, c का आया है, b a और c का है। लेकिन एग्जामिनर ने क्या पूछा है, a b और किसका पूछा है, c का अनुपात पूछा है। तो इसको फिर उसी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। a b और c का अनुपात कितना आ जाएगा, 2 अनुपात 1 अनुपात कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या बनेगा, मेरा राइट आंसर बनेगा। या फिर इसको दूसरे तरीके से, वही खाली जगह को आप भरोगे, खाली जगह को भरोगे तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये कॉमन वैल्यू वो क्या लिखनी पड़ेगी, बीच में ही लिखनी पड़ेगी। जैसे मैंने लिख लिया b a और क्या लिख लिया, c। तो यहां पर कितना लिख लिया, 1, 2, और यहां पर कितना लिख लिया मैंने, 1 और कितना लिख लिया, 3 लिख लिया। तो खाली जगह को उसी से भर देंगे। यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यहां पर कितना आ गया, 2, और यहां पर कितना आ गया, 6। तो लेकिन ये मान भी किसका है, b a c का है। तो मेरे से किसका मान पूछा गया है, मेरे से पूछा गया है a b c का। तो इसको a अनुपात b अनुपात c के अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 अनुपात 1 अनुपात, और क्या आ जाएगा, 6। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हो, आप मान बराबर करने वाला भी मेथड यूज कर सकते हो। मान बराबर करने वाला, यहां पर b का मान, a का मान कितना है,
2 है और यहां पर a का मान कितना है 1 है, तो मेरे को किसका मान बराबर करना है a का मान बराबर करना है। तो यहां पर इसका 2 दे रखा है, इसको कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो इस मान को बराबर करने के लिए मैं किससे गुना कर दूंगा, इसको मैं 2 से गुना कर दूंगा। तो इसको 2 से जब मैं गुना करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या मान आ जाएगा ए बी सी का। अगर मैं मान बराबर करूंगा तो इसको किससे गुना कर सकता हूं, मैं इसको गुना कर सकता हूं 2 से। तो ए का मान कितना आ जाएगा 2, बी का मान कितना आ जाएगा 1 और सी का मान कितना आ जाएगा 6। तो क्या आंसर आ जाएगा 2 1 और क्या आ जाएगा मेरे पास 6 आंसर आ जाएगा। और चौथा अगर मैं इसके मेथड की बात करूं तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास ऑप्शन, मान लो उसने ऑप्शन दे रखे है 2 1 और क्या दे रखा है 6, 1 3 और क्या दे रखा है 2, 1 2 और क्या दे रखा है 6 और 3 2 और क्या दे रखा है 1। ये ए अनुपात बी अनुपात क्या पूछा गया है मेरे से, सी पूछा गया है। तो मैं यहां से देखूंगा क्वेश्चन में कि ए का मान बी के मान से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और ए का मान बी के मान से क्या है दुगुना है। ए का मान बी के मान से क्या है दुगना है। तो यहां पर देखो इसमें ए का मान दुगना हो रहा है, लेकिन अभी ये मेरा आंसर नहीं होगा। मैं क्या करूंगा बाकी के तीनों ऑप्शन चेक करूंगा। इसमें देखो ए का मान कम हो रहा है, ये उत्तर नहीं हो सकता। इसमें ए का मान क्या हो रहा है कम हो रहा है, ये उत्तर नहीं हो सकता। इसमें ए का मान ज्यादा जरूर है लेकिन कितने गुना होना चाहिए 2 गुना होना चाहिए, ये 2 गुना नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दे रखा है W1 रेशो W कितना दे रखा है 2 दे रखा है, कितना दे रखा है 2 अनुपात क्या दे रखा है 3 दे रखा है, और एक वैल्यू दे रखी है W1 और क्या दे रखी है W3 दे रखी है। ये कितनी दे रखी है 1 अनुपात कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। और मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है W2 और W3 का रेशो क्या होगा। तो देखो पहले क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछने वाला वो कुछ भी पूछ सकता है। वो पूछ सकता है W1 W2 और W3 का रेशो क्या हो जाएगा, वो पूछ सकता है W2 और W3 का रेशो क्या होगा। कभी भी क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा W1 और W2 का रेशो क्या होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी दे रखा है। W1 और W3 का रेशो नहीं पूछेगा क्योंकि ऑलरेडी दे ही रखा है, तो सोल्व करने की जरूरत नहीं होगी, यहीं से उत्तर आ जाएगा। तो इतना आसान क्वेश्चन कभी नहीं एग्जाम में मिलेगा। तो वो क्या पूछेगा W2 और W3 का, या तो इसका पूछेगा या वो किसका पूछ लेगा पूरे के पूरे का ही रेशियो अपने से क्या कर लेगा पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन पूछने के होते हैं, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब किसका पूछा है W2 और W किसका पूछा है 3 का। तो मेरे पास यहां पर W1 का मान कितना दिया गया है, W1 का मान 2 दे रखा है, यहां पर W1 का मान कितना दे रखा है 1 दे रखा है। तो पहला मेथड क्या होता है कि इसके मान को बराबर कर लो। इसके मान को बराबर करने के लिए हम इसको किससे गुना करेंगे, हम इसको किससे गुना कर देते हैं, हम इस वैल्यू को 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो W2 का मान तो कितना रह जाएगा 3 रह जाएगा, और W3 का मान कितना हो जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और W1 का मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो मेरे पास क्या रेशो आ गया 3 रेशो क्या आ गया 4 आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया डायरेक्ट आंसर हो गया। अगर इस मेथड से नहीं आप करोगे तो आप क्या करोगे उल्टा करके n बनाओगे। उल्टा करके n बनाओगे तो यहां पर W1 क्या है कॉमन है, तो W1 को क्या रखना पड़ेगा बीच में रखना पड़ेगा। आप W2 यहां पर रख सकते हो या W3 रख सकते हो, यहां पर क्या रखना पड़ेगा फिर W3 रखना पड़ेगा। तो W2 का मान कितना दे रखा है, यहां पर दे रखा है 3 दे रखा है, यहां पर इसका मान कितना दे रखा है 2, इसका मान कितना दे रखा है 1, और इसका मान कितना दे रखा है अपने पास 2 दे रखा है। तो हम यहां से क्या करेंगे उल्टा करके n बनाएंगे। तो क्या वैल्यू आ जाएगी 3, यहां पर कितना आ गया 2, और यहां पर कितना आ गया 2 दूनी कितना आ गया 4 आ गया। तो W2 और W3 का ही उसने मान पूछा, तो क्या रेशो आ जाएगा 3 रेशो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। या फिर आप क्या करोगे खाली जगह उसको उसी से भर लोगे तो भी। और अगर वो मेरे से क्वेश्चन पूछ लेता W1 W2 और W3 का रेशो क्या हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई W1 का रेशो आ जाएगा 2 आ जाएगा, W2 का रेशो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और W3 का रेशो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये भी मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब इसी टाइप के क्वेश्चनों को वो अलग तरीके से पूछेगा। कैसे पूछेगा, जैसे मान लो उसने कोई वैल्यू मेरे पास दे रखी है कि a बराबर कितना दे रखा है 1/4 क्या दे रखा है b दे रखा है, और उसने वैल्यू दे रखी है b बराबर कितना दे रखी है 1/2 कितना दे रखा है c दे रखा है, और वो मेरे से पूछेगा a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो चाहे तो वो क्वेश्चन को इस तरीके से दे दे, चाहे वो इसको हिंदी की लैंग्वेज में लिख के दे दे। वो लिख के दे दे कि a का हिस्सा b के हिस्से का 1/4 है,
और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1/2 है। तो जब इस तरीके से वो लैंग्वेज लिख के देता तो अपने को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा मान ए का होगा और कौन सा मान किसका होगा, बी का होगा। तो हम इसको क्या करेंगे कि जिस वैल्यू के साथ का लगा हुआ है, जिस वैल्यू के साथ क्या लगा हुआ है, का लगा है, जैसे बी के हिस्से का, या वो पूछ ले कि बी के हिस्से से, तो जिसके साथ का या से लगा होता है उसकी वैल्यू कौन सी होती है, नीचे वाली वैल्यू होती है, और जो दूसरी वैल्यू बच जाती है वो किसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी। जिसके साथ का या से लगा होता है उसकी वैल्यू कौन सी होती है, नीचे वाली होती है। जैसे मान लो वो लिख के दे दे कि ए बी का 1/4 है, ए बी का 1/में क्या है, 4 है। तो जिसके साथ का लगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे मान लो कि b का मान कितना होगा, 4 होगा, तो a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आपको शुरू में बेसिक में ही बताया था कि इस तरीके से कोई वैल्यू लिख के दे दे तो ये ऊपर वाला मान किसका हो जाता है, a का हो जाता है, और ये वाला मान किसका हो जाता है, मेरे पास b का हो जाता है। तो ये क्वेश्चन सेम का सेम ही दे रखा है उसने, बस उसको लिखने का तरीका क्या हो गया, अलग हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a अनुपात b तो कितना आ जाएगा, 1 अनुपात कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और b अनुपात c मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 अनुपात क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी ये वाली वैल्यू मेरे पास किसकी हो जाएगी, सी की, और ये वाली वैल्यू मेरे पास किसकी हो जाएगी, बी की हो जाएगी। तो अब हम इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर बी का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, यहाँ पर बी का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो हम इसको बराबर कर लेंगे, किससे गुना कर लें, इसको 4 से गुना कर ले। तो 4 से गुना करेंगे तो a अनुपात b अनुपात c कितना आ जाएगा, 1 अनुपात 4 अनुपात कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर हम इसको ऑप्शन के सहारे से देख लेंगे। ऑप्शन के सहारे से देख लो, मान लो अगर इसके ऑप्शन दे रखे हैं मेरे पास 8 अनुपात 4 अनुपात क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, 8 अनुपात 4 अनुपात 1 दे दिया, 8 अनुपात 5 अनुपात कितना दे दिया, 3 दे दिया, 4 अनुपात 3 अनुपात कितना दे दिया, 1 दे दिया, और एक ऑप्शन दे दिया 1 अनुपात 4 अनुपात कितना दे दिया, 8 दे दिया। इस तरीके से मेरे पास अगर मान लो ऑप्शन दिए गए हैं तो मेरे को पता है कि यहाँ पर a का मान क्या है, कम हो रहा है, a का मान कम हो रहा है, कितने हिस्से में, चौथे हिस्से में। तो यहाँ पर देखेंगे हम a का मान कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें भी a का मान ज्यादा है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें किसका मान ज्यादा है, 1 का ज्यादा है, ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मान लो किसी भी क्वेश्चन में अगर ऑप्शन से चेक कर रहे हैं, 2 ऑप्शन आपके एक जैसे आ जाए, यानी जिनमें a का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आप उसके बीच में रिलेशन फाइंड कर लोगे कि क्या ये रिलेशन 1-4 का है। अगर मान लो दोनों में ही 1-4 का रिलेशन हो तो आप क्या करोगे, फिर आप इसको चेक करोगे कि बी और सी के बीच में किसका रिलेशन होना चाहिए, बी और सी के बीच में रिलेशन होना चाहिए, बी का मान 1 और सी का मान कितना, 2 का रिलेशन होना चाहिए। जैसे मान लो एक ऑप्शन और दिया होता, मेरे पास ऑप्शन दिया होता 1, 4 और कितना दिया होता, 7 दिया होता, तो अब ये भी उत्तर हो सकता था अगर मैं पहले इसको ए और बी को चेक करता और यहां पर भी मैं ए और बी को चेक करता, तो मेरे पास ये दोनों उत्तर हो सकते थे। लेकिन अब मैं इसको कंफर्म करने के लिए क्या करूंगा, मैं बी और सी का मान भी चेक करूंगा। तो बी का मान कितना दिया हुआ है मेरे पास, यहां पर कितना 4, 8, तो इसको काटेंगे तो क्या रेशो बनेगा इनके बीच, 1 और 2 का बनेगा। यहां पर इनका रेशो क्या बनेगा, 4 और 7 का। लेकिन मेरे को किसका संबंध चाहिए, 1 और 2 का। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मेरा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके के भी वो क्वेश्चन क्या करता है, अपने से पुट करता है। या वो क्या करता है, इन्हीं क्वेश्चनों को क्या दे सकता है, जैसे मान लो a बटा में b बराबर कितना दे दिया, 7 बटा में कितना दे दिया, 9 दे दिया, कोमा b बटा में क्या दे दिया, c दे दिया, मेरे पास कितना दे दिया, 3 बटा में 5 दे दिया। तो यहां से ये मान किसका हो जाएगा, a का ये मान किसका हो जाएगा, b का ये मान किसका हो जाएगा, b का, और ये मान किसका हो जाएगा, c का। और वो क्वेश्चन मेरे से वही पूछेगा, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो इस तरीके के वो मेरे से क्या करेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा। तो यहां से मेरे को पता है कि b का मान यहाँ पे 9 है, यहाँ पर कितना है, 3 है, तो b का मान मेरे को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो b का मान बराबर करूंगा तो ये कितना आ गया मेरे पास 7, ये कितना आ गया मेरे पास 9, और इसको कितना 9 बनाएंगे तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो c का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इससे आपका आंसर क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट टिक हो जाएंगे एग्जाम में। तो अब हम इसके बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप सेम इसी पे बेस होता है। इसमें क्या करता है, वो 3 या 4 ग्रुप दे देता है। जैसे मान लो मेरे पास a अनुपात b दे दिया, उसने 1 अनुपात कितना दे दिया, 2 दे दिया। b अनुपात c दे दिया, उसने 4 अनुपात कितना दे दिया, मेरे पास 3 दे दिया। और c अनुपात क्या दे दिया, मेरे पास d दे दिया। ये वाली वैल्यू मान लो उसने 2 अनुपात कितनी दे दी, मेरे पास 3 दे दी। और अब वो मेरे से पूछेगा कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या पूछेगा, वो मेरे से क्वेश्चन पूछ लेगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात क्या पूछ लेगा, d पूछ लेगा। एक तो वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, देखो ए बी का अनुपात नहीं पूछेगा, वो कौन सा अनुपात पूछ सकता है, मेरे से पूछ सकता है क्वेश्चन a अनुपात क्या पूछ सकता है,
सी पूछ सकता है। ए बी का इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि ये तो चीज मेरे को ऑलरेडी क्या है, गिवन ही है। और क्या वो पूछ सकता है, वो पूछ सकता है मेरे से ए अनुपात क्या पूछ सकता है, डी पूछ सकता है। और वो क्या पूछ सकता है, क्या वो बी अनुपात सी पूछ पाएगा, नहीं पूछेगा क्योंकि ये चीज मेरे को ऑलरेडी ही गिवन है। और वो क्या पूछ सकता है, बी अनुपात क्या पूछ सकता है मेरे से, डी पूछ सकता है। तो इस तरीके के वो मेरे से क्या कर सकता है, क्वेश्चन पुट कर सकता है। तो चलिए इनको हम सोल्व करते हैं 1 बाय 1 मेथड से। तो अब देखो पहला मेथड तो आपको बताया हुआ है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या आ गया, डी आ गया। तो आप क्या करोगे, ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू, ये ग्रुप पूरा हो गया। इसके आगे की जगह क्या कर दोगे, खाली छोड़ दोगे। फिर क्या आ गया, 4 अनुपात कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया, इसकी जगह खाली छोड़ दोगे। फिर कितना आ गया, 2 अनुपात क्या आ गया मेरे पास, 3 आ गया। तो अब हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सोल्व करने के लिए हम जो ये खाली जगह दिख रही है इसको इसी के पास वाली वैल्यू से क्या करते जाएंगे, भरते जाएंगे। जैसे यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी कितना आ गया, 2 आ गया। और यहाँ पर भी कितना आ गया मेरे पास, 2 आ गया। यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा। अगर इधर 4 है तो इधर भी क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा। और अगर इधर 2 है तो इधर भी क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा। और क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इन वैल्यू को फिल कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी कितना आ गया मेरे पास, 8 आ गया। 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना आ गया मेरे पास, 16 आ गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 तिया कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो ये जो मेरे पास वैल्यू आ गई ये अभी मेरा आंसर नहीं है। तो हम इसको क्या टिक करेंगे, इसको क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो कौन से पहाड़े से कट रहे हैं, ये कट रहे हैं सारे 2 के पहाड़े से कट रहे हैं। तो कितना आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, ये कितना आ गया मेरे पास, 6 आ गया। और ये कितना आ गया मेरे पास, 9 आ गया। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम इसको इतना नहीं लिखेंगे, ऐसे बार बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ इस तरीके की वैल्यू लिखनी है। जैसे 1 अनुपात कितना आ गया, 2 आ गया। फिर मैंने क्या लिख लिया, मैंने लिख लिया 4 अनुपात क्या लिख लिया, मैंने 3 लिख लिया। फिर मैंने क्या लिख लिया, यहां पर क्या लिख लिया, 2 अनुपात क्या लिख लिया, 3 लिख लिया। तो आपको क्या करना है, ये चीज थोड़ी सी माइंड में ही सोच के चलनी है कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यही वैल्यू आएगी। और यहाँ पर क्या आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी। तो आप गुना करोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी कितना आ गया, 8। यहां से गुना करोगे तो यहाँ पे 8 लिख लिया। फिर कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 चौका कितना आ गया, 8, 8 दूनी कितना आ गया मेरे पास, 16 आ गया। यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना आ गया, 12। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, यही वैल्यू आएगी। कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 6 तिया कितना आ जाएगा, 18। तो आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो ये क्या था, मेरा फर्स्ट मेथड था। अब मैं अगर इसके सेकंड मेथड की बात करूं तो सेकंड मेथड आप क्या यूज कर सकते हो, आप लिख सकते हो ए अनुपात क्या लिख सकते हो, बी। जिससे खत्म किया है उसी से क्या करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। बी अनुपात क्या आ गया मेरे पास, सी। तो यहां से सी से खत्म कर रहे हैं तो यहां पर सी अनुपात क्या आ जाएगा, डी। यानी इन दोनों की कॉमन वैल्यू आप यहां पर रखोगे, इन दोनों के ग्रुप की कॉमन वैल्यू कहां पर रखोगे, यहां पर रखोगे। तो इनके आगे अगर मैं इनका मान लिखूं तो कितना आ गया मेरे पास, 1 अनुपात कितना आ गया, 2 आ गया। यहां पर कितना आ गया, 4 अनुपात क्या आ गया मेरे पास, 3 आ गया। और यहां पर कितना आ गया, 2 अनुपात मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो अब अपने से कुछ भी वो क्वेश्चन पूछ ले, हम क्या करेंगे, इसमें एक मेथड लगाएंगे। क्या करेंगे, यहां से क्या आएगा, सीधी 2 लाइनें आ जाएगी। फिर बीच में एक बना देंगे अपने इस तरीके से काजू कतली, बीच में क्या बना देंगे, एक काजू कतली बना देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो मान आएगा ये मेरे पास मान आएगा ए का, ये जो मान आएगा ये बी का आएगा, ये जो मान आएगा सी का आएगा। और ये मान किसका आ जाएगा मेरे पास, डी का आ जाएगा। तो हमको ए का मान निकालना होगा। तो कैसे करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी कितना आ गया मेरे पास, 8 आ गया। ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना आ जाएगा मेरे पास, 16 आ जाएगा। फिर बी सी का मान निकालेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6। और 6 दूनी कितना आ जाएगा, 12। यानी इस लाइन के अकॉर्डिंग ही चलते आना है। पहले हम इधर गए थे, इधर आए थे, ये बी का आ गया था। अब यहां से चलेंगे यहां पर, फिर यहां से लेके यहां तक। तो 3 दूनी 6 दूनी कितना आ जाएगा मेरे पास, 12 आ जाएगा। और फिर यहां पे फिर सीधी सीधी लाइन आ गई। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6, 6 तिया कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और इसको आगे हम क्या करेंगे, काट लेंगे। काटेंगे तो कितना आ गया मेरे पास, 4 अनुपात 8 अनुपात 6 अनुपात 9। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसको किससे कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चाहे यहां पर एक ग्रुप और दे दे, लेकिन इस तरीके से वो क्वेश्चन नहीं होंगे।
इसमें भी अगर अब आपसे कुछ भी पूछ ले, ए बी का पूछा है, ए और सी का पूछा है, तो ए और सी का बता दोगे आप 4 और 6। जैसे मान लो उसने ए और किसका पूछ लिया, सी का पूछ लिया, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास 6 आ गया। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 अनुपात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये मान किसका आ जाएगा मेरे पास, ए और सी का। अगर उसने मान लो पूरे का पूछा था तो पूरे का ये हो गया था। अगर उसने ए और डी का पूछा है तो ए और डी का कितना हो जाएगा, ए और डी का हो जाएगा मेरे पास 4 अनुपात कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर उसने मेरे पास बी और डी का पूछा है तो बी और डी का, बी का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और डी का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी जो भी चीज पूछे आपको उसी का मान लिख के आगे सॉल्व कर लेना है। वो पूछ ले ए प्लस बी बराबर पूछ ले वो सी प्लस डी का मान कितना हो जाएगा, तो आप ए और बी का मान जोड़ दोगे, इधर इसका मान जोड़ दोगे, इनका क्या निकाल लोगे, रेशो निकाल लोगे। अब इसके अगर नेक्स्ट मेथड की बात करें, अपने इसके नेक्स्ट मेथड की बात करें, कई बार वो एग्जाम में सिर्फ पूछता है ए और डी का मान बता दो, तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा, तो आपको क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है। आपसे अगर ए और डी का मान पूछा है तो आप क्या करोगे, ए पहले वाला है तो आप इन वैल्यू के पहले वालों को क्या करते जाना, गुना करते जाना। जैसे मान लो पहले को गुना तभी करोगे जब ये क्या दिया हो, बी से खत्म हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है, सी से खत्म हो रहा है, सी से ही शुरू हो रहा है। या फिर हम इन ग्रुपों के कॉमन वैल्यू को क्या कर लेंगे, एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। ऐसे ही कि कई बार वो सी और बी दिया होता है तो हम उसको पलट के क्या लिख लेंगे, बी और सी। तो कितना आ गया मेरे पास, 4 एकम 4, 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8। तो ए का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, 8 आ जाएगा। अगर वो पूछे डी का मान, तो डी का मान पूछा तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्याओं को गुना करते जाएंगे। ए पहले होती है तो पहले वाली को गुना करते जाएंगे। डी का पूछा है तो इन रेशो में से लास्ट वाली संख्याओं को क्या करते जाएंगे, गुना करते जाएंगे। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 दूनी 6, 6 तिया कितना आ जाएगा, 18। तो डी का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, 18। तो क्या रेशो आ जाएगा मेरे पास, 4 और कितना आ जाएगा, 9। तो इसका ए और डी का रेशो कितना आ जाएगा, 4:9 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से ए और डी का डायरेक्ट ही रेशो निकाल सकते हो। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, ए अनुपात बी 1:2, बी अनुपात सी 3:4, सी अनुपात डी 6:9 और डी अनुपात ई कितना दे रखा है, 12:16 दे रखा है। और ये इसके क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। अगर हम इसके मेथड की बात करें तो अगर उसने मेरे पास ए अनुपात ई पूछा है तो हम क्या करेंगे, पहले वाली संख्याओं को गुना करते जाएंगे और अंतिम वाली संख्याओं को गुना करते जाएंगे। तो मेरे पास किसका मान आ जाएगा, ए अनुपात डी का मान आ जाएगा। अगर उसने पूरा ही पूछा है, ए बी सी डी और क्या पूछा गया है मेरे पास, ई पूछा गया है, तो हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो अपने पास कौन सी वह बताया हुआ है, ए बी, फिर यहाँ पर क्या आ गया सी, फिर क्या आ गया डी और फिर क्या आ गया मेरे पास ई आ गया। तो हम इसके नीचे इसकी वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 अनुपात कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6:9 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 अनुपात क्या आ जाएगा मेरे पास, 16 आ जाएगा। तो अब हम खाली जगह को जो पास वाली संख्या है उसी से भर लेंगे। यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास, 2, यहाँ पर कितना आ गया 2, यहाँ पर कितना आ गया 2, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर कितना आ गया 6, यहाँ पर कितना आ गया 6, यहाँ पर 12, 12, 12। तो अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करते आएंगे और क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर हम देखें तो ये मेथड बहुत ही लेंथी मेथड हो गया। ये तो बस उन एग्जाम के लिए है जिसके लिए मान लो 2 से 3 घंटे दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए, और फ्री बैठे बैठे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसका ये जो मेथड अपना क्या है, ऑप्शन वाला मेथड है, इससे इस क्वेश्चन का आंसर 1 से 2 सेकंड में ही आ जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास क्या रिलेशन है इसके बीच में, 1 और 2 का अनुपात है, तो क्या ये 1:2 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया मेरे पास, गलत हो गया। क्या ये 1:2 हो रहा है, हाँ ये 1:2 हो रहा है, लेकिन ये मेरा उत्तर हो सकता है, अभी उत्तर नहीं है। क्या ये 1:2 हो रहा है, नहीं, ये भी 1:2 नहीं हो रहा, तो ये भी मेरा क्या हो गया, उत्तर नहीं हो सकता। अब ये भी क्या हो रहा है, 1 क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, 1 क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। अब या तो उत्तर ये होगा और या उत्तर मेरे पास कौन सा होगा, ये वाला होगा। लेकिन अब इनमें से कन्फर्म करने के लिए हमको आगे भी देखना पड़ेगा। जैसे ये कितना दे रखा है, 3 कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो यहाँ बी और सी के बीच में क्या 3:4 का संबंध बैठ रहा है, नहीं, इनके बीच 3-4 का संबंध नहीं बैठ रहा है, इनके बीच तो कितना संबंध बैठ रहा है, 2 और 3 का। और यहाँ पर अगर देखें हम 6 और 8 में किसका संबंध बैठ रहा है, 6 और 8 में 3 और 4 का संबंध बैठ रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां से मैंने इसका आंसर कुछ ही सेकंडों में निकाल लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन वो बहुत से पूछ लेता है, ज्यादातर इनमें वही पूछेगा, ए और ई का अनुपात ही पूछेगा। तो आप पहले वाली वैल्यू को गुना करते जाना,
पहले वाली वैल्यू को गुना करते जाना, तो आपके पास किसका मान आ जाएगा, पहले का आ जाएगा। अगर आप इन दिए हुए अनुपातों में अंतिम वैल्यू को गुना करते गए तो आपके पास कौन सा आ जाएगा, अंतिम का आंसर आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि वो इन क्वेश्चनों को किस तरीके से पूछ सकता है। जैसे मान लो उसने ए की वैल्यू दे दी मेरे पास 3 में कितनी दे दी, 4 दे दी, और बी की वैल्यू दे दी मेरे पास 5 में कितनी दे दी, 7 दे दी। तो पहले तो मैं क्या निकालूंगा, ए अनुपात क्या निकालूंगा, बी निकालूंगा। क्या निकालूंगा, ए अनुपात बी निकालूंगा। तो ए अनुपात बी निकालने के लिए आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड तो आपका क्या होता है कि यहां से आप इसका लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम लिया तो कितना आ गया, 7 चौका कितना आ गया, 28 आ गया। अब यहां से आप इसको भाग दोगे तो कितना आ गया, 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 21। फिर इसको करोगे तो कितना भाग आएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो आपके पास ए और बी का रेशो क्या आ गया, 20 रेशो क्या आ गया, 21 आ गया। तो ये तो था लघुत्तम के माध्यम से। अब हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 और 4, यहां पर कितना आ गया, 5 और क्या आ गया मेरे पास, 7 आ गया। तो लघुत्तम ना लेते हो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या कितना आ गया मेरे पास, 21। अब जैसे इसको ऊपर वाली वैल्यू से गुना करोगे तो आप इसी के नीचे लिखोगे, ना कि ऐसे लिखोगे। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 20 आ गई। तो आप इसको लिखते वक्त ध्यान रखना कि इसको इस ऊपर वाली वैल्यू से गुना किया तो ये वैल्यू कहां पे आ गई मेरे पास, यहाँ पे 20 आ गया। और ये वैल्यू इसके साथ गुना की तो मेरे पास यहाँ पे 21 आ गया। ऐसे नहीं 5 चौका 20, 7 या 21। अगर आपने इस तरीके से सोल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इतना बेस लेवल का क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा। वो क्वेश्चन पूछते वक्त 2 से 3 वैल्यू देगा। जैसे मान लो ए अनुपात बी दे दिया मेरे पास 3/4 अनुपात दे दिया, 2 कितना दे दिया, 5 दे दिया। और यहां पर बी अनुपात सी दे दिया उसने, मान लो 3/7 दे दिया, और यहां पर दे दिया 2/3 दे दिया। तो इस तरीके की वो मेरे को वैल्यू देगा और मेरे से अनुपात पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले इनके अनुपात निकाल लूंगा। कितना आ गया मेरे पास, 5 दिया कितना आ गया, 15, और 4 दूनी कितना आ गया मेरे पास, 8। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 तिया कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, और 7 दूनी कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। तो यहां से मेरे पास एक वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, ए का मान 15 आ गया, बी का मान कितना आ गया, 8 आ गया, बी का मान कितना आ गया, 9 आ गया, यहां पर बी का मान कितना आ गया, 14 आ गया। तो अब ये वही क्वेश्चन बन गया जो हमने पिछले वाले टाइप में सॉल्व किया था। तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी और कितना आ जाएगा सी। तो 15, 8 और कितना आ जाएगा मेरे पास 9 और कितना आ जाएगा 14। तो उल्टा करके क्या बना देंगे, एन बना देंगे। 15 नीमा कितना आ गया 135, 8 नीमा कितना आ गया 72, और 14 8 कितना आ गया 112। तो अगर ये वैल्यू आगे कट रही है तो आप इसको काट दोगे, नहीं तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी क्या होता है कि अगर आप इस तरीके की कोई वैल्यू दे रखी है, ए अनुपात बी, मान लो कितनी दे रखी है, 2/3, और यहां पर दे रखी है 5/में उसने 18 दे रखी है। अगर कोई इस तरीके की वैल्यू दे रखी है तो ये जो वैल्यू होती है, ये नीचे की वैल्यू आप अनुपात में नीचे से काट सकते हो, ऊपर की वैल्यू आप ऊपर से काट सकते हो, लेकिन क्रॉस में वैल्यू आप कभी भी नहीं काटोगे। जैसे इस 2 को 18 से नहीं काटोगे, या फिर इसका 3 वाली वैल्यू अगर मान लो यहां पर 9 दिया हो तो आप इस 3 को इससे 9 से नहीं काटोगे, क्योंकि ये वैल्यू क्रॉस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। या फिर इसको ऊपर नीचे आप क्या कर सकते हो, काट सकते हो। जैसे इसको मैं काटू तो कितना आ गया मेरे पास 6 आ गया, तो ये रेशो कितना आ जाएगा 12, रेशो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। या फिर बिना काटे भी अगर सोल्व करोगे और लास्ट में जाके काटोगे तो भी आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/5 आ जाएगी। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन वो एग्जाम में अपने से पूछ लेता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास ये एक पूरी वैल्यू दे रखी है और मेरे से पूछा गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या दिया गया है, पूछा गया है डी पूछा गया है। तो अब इसको सोल्व करने के लिए हमको पहले इसको किस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, सिंपल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको वज्र गुना कर दूंगा। वज्र गुना किया तो ये 8 को इससे गुना किया तो यहाँ पर कितना आ गया 8 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास 6 आ गया। बी अनुपात सी का कितना आ जाएगा मेरे पास 9 और कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और सी अनुपात डी का कितना आ जाएगा मेरे पास 4 5 कितना आ गया 20, और कितना आ गया 6 3 18। आप इस तरीके से निकाल सकते हो। या मैंने आपको बताया था कि नीचे वाली वैल्यू नीचे काट सकते हो, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर काट सकते हो, लेकिन काटोगे तो सिर्फ एक ही ग्रुप में काटोगे। ऐसे नहीं कि ये वाले 2 को इस वाले 4 से काट रहे हो, इस वाले 6 को इस वाले 3 से काट रहे हो, ऐसे नहीं काटोगे। सिर्फ एक एक ग्रुप की वैल्यू को आप ऊपर नीचे काट सकते हो, या नीचे की वैल्यू नीचे से काट सकते हो, ऊपर की वैल्यू ऊपर से काट सकते हो।
अगर नहीं काटोगे तो यहां पर वैल्यू निकालने के बाद आप इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकते हो। इस ग्रुप को चेंज किया तो किस पहाड़े से कट रहे हैं, ये 2 के पहाड़े से कटेंगे तो क्या आ गया मेरे पास 4 और 3। ये कितना आ जाएगा 3 तिया 9 और 5 तिया क्या आ गया 15 आ गया। ये कितना आ जाएगा मेरे पास 10 और कितना आ जाएगा 9। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। जो आपको अभी 2-3 मेथड बताए थे उनमें से जो मेथड अच्छा लगे उससे आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो चलिए पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। a अनुपात b c और क्या आ गया मेरे पास d आ गया। तो कितनी आ गई वैल्यू 4 3 3 5 10 9। जो खाली जगह दिखे उसको उसी से भर लेंगे उसके पास वाली संख्या से। तो इधर कितना आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा 3, इधर कितना आ जाएगा 10 और 10। अब क्या करेंगे इसको गुना करेंगे तो कितना आ गया 4 तिया 12 दाया कितना आ गया 120, 3 तिया 9 10 इंटू करेंगे तो कितना आ गया 90, 5 तिया 15 15 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 और कितना आ गया 5 तिया 15 15 नीमा कितना आ गया 135। तो ये सारी की सारी वैल्यू 15 के पहाड़े से कट रही है तो हम इसको काट के क्या कर लेंगे छोटा कर लेंगे। 15 8 कितना आ गया 120, 15 6 कितना आ गया 90, 15 दाया 150 और 15 नीमा 135। तो क्या आंसर आ गया मेरे पास 8 6 10 9। तो यहां से आप अगर आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो आपका काफी लंबा मेथड है और आपके कम से कम 1 से 1.5 मिनट का समय बर्बाद हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको कौन सा दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, हमको इसके ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा, ऑप्शन का सहारा। ऑप्शन का सहारा लेने के लिए मेरे पास इनमें से किसी भी एक वैल्यू को आप क्या कर लो सॉल्व कर लो। जैसे मान लो मैंने इसी को सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आया 8 एकम 8 और 3 दूनी क्या आ गया मेरे पास 6 आ गया। 8 और क्या आ गया था मेरे पास 6 आ गया था। यहाँ तो 8 6 लिख लो, यहाँ कितना लिख लो 4 और 3 लिख लो, 4 3 या 8 6। तो अब मैं किसका सहारा लूंगा, ऑप्शन का सहारा लूंगा। ऑप्शन के सहारे में ए की वैल्यू क्या है ज्यादा है, किससे 20 से ज्यादा है। तो पहला ऑप्शन देखा जाए तो पहले ऑप्शन में इसकी वैल्यू क्या है ज्यादा है, किससे 20 से। तो मेरा ये आंसर हो सकता है, अभी ये आंसर नहीं है। इस वाले ऑप्शन में देखा जाए तो ए की वैल्यू क्या है कम है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो मैं इसको क्या कर लूंगा काट दूंगा। अब मेरा आंसर ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी ए की वैल्यू क्या है कम है। तो या तो मेरा आंसर ये होगा या मेरा आंसर क्या होगा ये होगा। तो इन दोनों में से कोई भी मेरा एक आंसर होगा। इसको चेक करने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा कि ये किस रेशो में है। ये रेशो है 4:3 में है। लेकिन ये वाली वैल्यू को अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये रेशो मेरा बनता है 3 कितना बनता है 2 बनता है। अगर अब ये भी मेरा आंसर ना हुआ तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन के सहारे से अगर आप इन क्वेश्चनों को करोगे तो आपके कम से कम 2 या 3 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल लोगे। तो अब हम इसके नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप बहुत ही इजी सा टाइप है। जैसे मान लो उसने वैल्यू दे दी 2a बराबर कितना दे दिया मेरे पास 3b और मेरे से क्वेश्चन पूछेगा a अनुपात क्या b क्या हो जाएगा। तो a अनुपात b पूछे तो बहुत ही आसान सा इसका मेथड है। तो क्या करोगे आप a अनुपात b निकालने के लिए आप क्या करोगे, जैसे ये वैल्यू बराबर में दी गई है तो क्या हो जाएगा a के साथ जो वैल्यू दे रखी है वो मान b का होगा और जो b के साथ दे रखी है वो वैल्यू वो किसकी होगी a की होगी। तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 अनुपात क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर ये 2 वैल्यू ही दे रखे तो आप क्या करोगे सीधी इन वैल्यू को क्या कर दोगे पलट दोगे कि जैसे 2a बराबर कितना दे रखा था 3b दे रखा था तो a अनुपात b कितना आ गया 3:4 आ गया। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं तो 5a बराबर मान लो उसने कितना दे रखा है 6b दे रखा है और मेरे से पूछ लिया a अनुपात b क्या होगा। तो क्या हो जाएगा a अनुपात b हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। क्यों होता है किस लिए होता है ये सारी चीज हम अभी डिस्कस कर लेंगे। अब 2 वैल्यू में तो ये बहुत ही आसान था कि a अनुपात b दे रखा है तो हम क्या करेंगे इसकी क्या कर देंगे पलटी मरवा देंगे। लेकिन अगर ये वैल्यू क्या दे दे 2 से ज्यादा दे दे, जैसे मान लो उसने दे दिया मेरे पास जैसे उसने दे दिया मेरे पास 3a बराबर 4b बराबर कितना आ गया 5c आ गया। 3a बराबर 4b बराबर कितना आ गया 5c आ गया। और वो मेरे से पूछ ले कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। क्या पूछ ले a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो
अब हम इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास 2 या 3 मेथड है जिनको मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो पहला मेथड होता है मेरा हाइड एंड सीक, जिसको हम कह देते हैं छुपा छुपी वाला मेथड। तो इस मेथड में आप क्या करोगे, जैसे ही मान लो आपको a की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करना, a को छुपा लेना। a की वैल्यू निकालनी है तो a को छुपा लेना, बाकी जो भी वैल्यू आपके पास बची हुई है उनको क्या कर देना, गुना कर देना। चाहे ऐसी वैल्यू 3 दे रखी हो, 4 दे रखी हो, 5 दे रखी हो, शर्त ये है कि बीच में किसका निशान होना चाहिए, बराबर का निशान होना चाहिए। तो a का मान निकालने के लिए a को छुपाया तो कितना आ गया, 4 5 मेरे पास कितना आ गया 20। b का मान निकालना है तो किसको छुपा लेंगे हम, b को छुपा लेंगे। b को छुपाया तो मेरे पास कितना आ गया 5 दिया, कितना आ गया 15। और c का मान निकालना है तो आप किसको छुपाओगे, c को छुपाओगे। c को छुपाया तो आपके पास कितना आ गया 4 दिया, कितना आ गया 12। तो c का मान कितना आ गया मेरे पास 12। 20 15 12 ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो इसका क्या था, फर्स्ट मेथड। आप इस क्वेश्चन को भी इसी मेथड से कर सकते हो। जैसे a का मान निकालना था तो आप a को छुपा लेते तो a का मान कितना आ गया 3। b का मान निकालना था तो b को छुपा लेते, b का मान कितना आ गया था 2। अगर मैं इसके दूसरे मेथड की बात करूं तो क्या वैल्यू दे रखे मेरे पास, 3a बराबर कितना दे रखा है 4b बराबर कितना दे रखा है 5c दे रखा है। तो आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू दे रखे है इसकी क्या करोगे, पलटी मरवा दोगे। पलटी मरवाने का मतलब, इसके मतलब बटा में कितना होता है 1, इसके बटा में भी कितना होगा 1, और इसके बटा में भी कितना होता है 1 होता है। तो अब जब आप अनुपात निकालोगे तो इसकी क्या मरवाओगे, पलटी मरवाओगे। पलटी मरवाया तो कितना आ गया a अनुपात b अनुपात c, तो कितना हो जाएगा 1/3, 1/4, 1/ कितना आ गया 5 आ गया। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इस चीज को सॉल्व करने के लिए आप लघुत्तम लोगे। लघुत्तम लोगे तो कितना आ गया मेरे पास 60। लघुत्तम कितना आ गया मेरे पास 60। 60 को इससे भाग दूंगा तो कितना आ गया 20, इससे भाग दूंगा तो कितना आ गया 15, इससे भाग दूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 12। तो क्या वैल्यू आ गई 20, 15 और क्या आ गई मेरे पास 12 आ गई। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्यों पलटी मरवाई या क्यों इस तरीके से इसको सॉल्व किया, इस चीज को देखने के लिए चलिए देखते हैं। अब देखो, जब भी इस तरीके की कोई वैल्यू दे दे, 3a बराबर 4b बराबर कितना दे दिया 5c दे दिया, तो इस तरीके की जब भी कोई वैल्यू बराबर में दी होती है तो मैथमेटिक्स में इसके बराबर क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे इसके बराबर k मान लेंगे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि इसकी तुलना इससे करेंगे, फिर इसकी तुलना इससे करेंगे और इसकी तुलना किससे करेंगे, इससे करेंगे। तो क्या वैल्यू आ गई, 3a बराबर कितना आ गया मेरे पास k, 4b बराबर कितना आ गया मेरे पास k, 5c बराबर मेरे पास कितना आ गया k आ गया। तो अब अगर आप यहां से a का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा k/3, b का मान कितना आ जाएगा k/4 और c का मान कितना आ जाएगा आपके पास k/5। ये वाली वैल्यू इधर गुना में थी तो किसमें चली गई, भाग में। तो आपको मान किसका निकालना है, आपको मान निकालना है a अनुपात b अनुपात किसका निकालना है, c का। तो यहां पर आप लिखोगे k/3, फिर b का मान लिखोगे k/4 और c का मान लिखोगे k/5 लिखोगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप या तो यहां से एलसीएम ले सकते हो, या आप क्या कर सकते हो कि जो भी कॉमन वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, ऊपर कट जाती है। कॉमन वैल्यू क्या होती है, ऊपर कट जाती है। अगर कॉमन वैल्यू ऊपर कट गई तो आपके पास कितना बचेगा, 1/3, 1/4 और 1/ कितना बचेगा 5। तो ये वही वैल्यू बचेगी जो हम यहां पर इसको लेके चले थे। तो आई बात समझ में कि क्यों हम इसकी यहां से इसकी क्या करते हैं, यहां से पलटी मरवाते हैं। अगर कोई k को नहीं काटेगा तो वो क्या करेगा, a अनुपात b अनुपात कितना आ गया c, k/3, k/4 और k/ कितना आ गया 5। तो यहां से एलसीएम लेगा तो कितना आ जाएगा 60 आया। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 20k, फिर कितना आ गया 15k और फिर कितना आ गया मेरे पास 12k। तो अब आपके पास क्या करोगे, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 20k, ये कितना आ गया 15k और ये कितना आ गया था मेरे पास 12k आ गया था। तो अब यहां से कॉमन वैल्यू आपको काटनी पड़ेगी। तो रेशो क्या आ गया 20, 15 और क्या आ गया मेरे पास 12 आ गया। तो अब क्या होगा, तो चाहे तो क्वेश्चन इस तरीके से दे दे एग्जामिनर, आपको बराबर में लगा के दे दे क्वेश्चन को, चाहे क्वेश्चन को आपको इस तरीके से 3 वैल्यू दे दे या 4 दे दे या 5 दे दे, या हो सकता है कई बार इन्हीं क्वेश्चनों को वो कैसे डायरेक्ट ही ऐसे पूछ लेता है, a अनुपात b अनुपात c कितना आ गया, 1/ कितना आ गया 3, 1/4 और 1/5। कई बार डायरेक्ट ही ऐसे क्वेश्चन मेरे से क्या हो जाता है, पूछा जाता है। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा आपका
तीनों के तीनों सेम होते हैं। आप इस क्वेश्चन को भी हाइड एंड सीक मेथड से कर सकते हो, लेकिन इसकी शर्त क्या है कि यहां पर ऊपर क्या होना चाहिए, एक 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 ही होना चाहिए। तो अब हम इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास वैल्यू दे दी 2a बराबर कितना दे दिया 3b बराबर कितना दे दिया 4c बराबर कितना दे दिया 5d। चाहे तो वो क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ ले, चाहे वो मेरे पास क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ ले, a बराबर कितना दे दिया 1/2, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। तो इन दोनों क्वेश्चनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन शर्त क्या है, इधर ऊपर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। चाहे क्वेश्चन ऐसे पूछे चाहे ऐसे पूछे, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो a का मान निकालने के लिए किसको छुपा लेंगे, a को छुपा लेंगे। तो कितनी आ गई वैल्यू मेरे पास 4 × 12 5 कितना आ जाएगा 60। b का मान निकालना है तो b की वैल्यू छोड़ के बाकी को गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 5 कितना आ गया 40। c का मान निकालना है तो c को छोड़ के कितना आ गया 3 दूनी 6 5 कितना आ जाएगा 30। और d का मान निकालना है तो कितना आ जाएगा मेरे पास, d का मान निकालना है तो 4 × 12 दूना कितना आ जाएगा 24। तो आगे हम इसको 6 के पाड़े से हैं, जो भी 2 के पाड़े से या 4 के पाड़े से कटती हम इस वैल्यू को काट देंगे। तो काटा तो ये कितना आ गया 30, ये कितना आ गया 20, ये कितना आ गया 15 और ये कितना आ गया मेरे पास 12। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगर इसके नेक्स्ट टाइप की बात करें, नेक्स्ट टाइप में वो मेरे पास क्या क्वेश्चन देगा, वो देगा मेरे पास a/2 बराबर b/3 या बराबर c/में क्या देगा 4 देगा। नेक्स्ट टाइप की बात करें तो क्या क्वेश्चन देगा, वो मेरे पास a/2 b/3 और c/4 देगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन का क्या आंसर होगा भाई, इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 2:3:4। तो a/b/c का आंसर क्या हो जाएगा 2:3:4 हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको, वही बराबर में क्या मानना पड़ेगा, k मानना पड़ेगा। तो k मानेंगे बराबर में तो कितनी आ जाएगी मेरे पास वैल्यू, बराबर में क्या मानना मैंने k माना। तो k माना तो मेरे पास a का मान कितना आ गया 2k, b का मान कितना आ गया 3k और c का मान कितना आ गया मेरे पास 4k। तो a/b/c निकालेंगे तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2k, 3k और कितना आ गया मेरे पास 4k। तो ये वाली वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो क्या अनुपात आ जाएगा 2:3:4। इसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको याद रखने के लिए हम करेंगे कि जो वैल्यू जिसके नीचे है वो मान उसी का है, जो वैल्यू जिसके नीचे है वो मान उसी का है। आई बात समझ में। या फिर दूसरा जो मेथड था इसका वो क्या था, वो आप क्या करोगे, पहले ही बताया था, आप इस तरीके के क्वेश्चनों में वैल्यू की क्या करना, पलटी मरवाना। तो पलटी मरवाओगे तो यहाँ पर 2 है, ऊपर क्या है 1, इसकी पलटी मारोगे तो कितना आ गया 2, इसकी पलटी मारोगे तो कितना आ गया 3 और इसकी पलटी मारोगे तो कितना आ गया 4 आ गया। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट उसका क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लो उसने पूछ लिया कि यहाँ पर दे दिया 2a/ में कितना दे दिया 3 दे दिया, बराबर कितना दे दिया b/ में कितना दे दिया मेरे पास 4 दे दिया और c/ में कितना दे दिया मेरे पास 2 दे दिया। तो नेक्स्ट वो इस तरीके का भी क्वेश्चन अपने से क्या कर सकता है, पूछ सकता है। यानी इस वाले टाइप को और इस वाले टाइप को दोनों को मिला के वो क्या करेगा, मेरे से एक क्वेश्चन पुट करेगा। तो हम क्या करेंगे, वही सेम का सेम मेथड क्या करेंगे, वैल्यू की क्या कर देंगे, पलटी मरवा देंगे। पलटी मरवाएंगे तो कितना आ गया मेरे पास 3/ में कितना आ गया 2, ये कितना आ गया मेरे पास 4 और ये कितना आ गया मेरे पास 2। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3, ये कितना आ गया 8 और ये कितना आ गया 4। तो क्या रेशियो आ गया मेरे पास 3:8:4। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि ये जो 2 है ये एलसीएम आ गया था और ये इन दोनों से गुना हो गया था, तो आप इसको डायरेक्ट इनसे क्या कर सकते हो, गुना कर सकते हो। जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और ये कितना आ जाएगा 6। तो आप यहां से भी इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है 2/3a बराबर दे दिया 4/5b दे दिया और बराबर दे दिया मेरे पास c/ में कितना दे दिया 3 दे दिया। तो यहां से मेरे पास a/b/c पूछा जाएगा, a/b/c पूछा जाएगा। तो a की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको पलटी मरवाना पड़ेगा। पलटी मरवाएंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/5
2। बी का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी पलटी मरवाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा 5/4। और सी का मान निकालने के लिए मैं यहां से इसकी पलटी मरवाऊंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहां पर कितना दे रखा है मेरे पास 4, एलसीएम आ गया तो यहां से इसको काटेंगे तो 2 आएगा, 3 दूनी कितना आ गया 6, यहां पर कितना आ गया 5 और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 4×3=12 आ जाएगी। तो क्या अनुपात आ गया मेरे पास 6:5 अनुपात क्या आ गया 12। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन वो इन क्वेश्चनों को कई बार तो ऐसे डायरेक्ट ही दे देता है, इतनी वैल्यू को सोल्व करने के लिए पूछ लेता है अपने पास, या फिर वो इन क्वेश्चनों को किस रूप में देगा, वो इन क्वेश्चनों को लैंग्वेज के रूप में देगा। तो लैंग्वेज के रूप में जब वो इन क्वेश्चनों को देगा तो वो कैसे देगा, तो लैंग्वेज के रूप में जब वो क्वेश्चनों को देगा वो लिखेगा यहाँ पर कि ए की राशि का 2/3 भाग, यानी ए का जो भी हिस्सा होगा उसको किससे गुना करना पड़ेगा 2/3 से। बी की राशि का कितना हिस्सा 4/5 भाग, यानी बी की जो भी राशि होगी उसका कितना गुना करना पड़ेगा, उसको 4/5 गुना करना पड़ेगा। और सी की राशि का वो कह देगा 1/3 या तीसरा हिस्सा वो कह देगा आपस में क्या है, बराबर है। तो तीसरा हिस्सा आपस में बराबर है। तो इस तरीके की लैंग्वेज देगा। तो इस लैंग्वेज को पहले हम इसमें क्वेश्चन के रूप में चेंज करेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। या फिर हमने जैसे ही लास्ट टाइप में सॉल्व किया था कि इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था 2a = 3, b बराबर कितना आ गया 4c। तो वो इस क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्ट भी दे सकता है या फिर इसको लैंग्वेज के रूप में लिखेगा। तो वो कैसे लिखेगा, वो कहेगा कि a की राशि का 2 गुना, a की राशि का 2 गुना, b की राशि का 3 गुना, वह c की राशि का 4 गुना, c की राशि का 4 गुना आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। तो ए बी सी का मान वो पूछेगा, किसका मान पूछेगा, वो ए बी सी का मान पूछेगा, अनुपात पूछेगा भाई इनका। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने के लिए वही पहले तो हम इसको किसमें रूप में चेंज करेंगे, इसको इस इक्वेशन के रूप में चेंज करेंगे। तो वो कहेगा कि ए की राशि का 2 गुना, तो ए है उसको किससे गुना करना है 2। ऐसे ही बी का कुछ ना कुछ जितनी भी राशि होगी उसको किससे गुना करना पड़ेगा 3 से, और सी की जो भी राशि होगी उसको किससे गुना करना पड़ेगा 4 से गुना करना पड़ेगा। आपस में बराबर है तो बीच में किसका निशान लगा लेंगे, बराबर का निशान लगा लेंगे। तो यहां से मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करना आपको बताया हुआ है, या तो इसको आप क्या करो ए का मान निकालना है तो ए को छुपा लो, या फिर इनकी क्या करो पलटी मरवा के इसको क्या कर सकते हो आप सॉल्व कर सकते हो। या फिर इसका थर्ड मेथड क्या होता है, आप इसको बराबर में क्या मान सकते हो, इसके के मान सकते हो। के अलावा आप कुछ भी मान सकते हो, के मान सकते हो, बी मान सकते हो, एक्स मान सकते हो, वाई मान सकते हो, जो आपका मन करे उस वैल्यू को आप इसके बराबर मान सकते हो। मानते क्यों है कि ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी ये तीनों आपस में क्या है बराबर है। तो ये किसी और चीज के भी बराबर हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो कि आपकी एज जैसे 25 साल है तो कोई और व्यक्ति भी तो 25 साल का हो सकता है, या 3-4 व्यक्तियों की एज 25-25 साल है तो इसके अलावा किसी और व्यक्ति की भी एज क्या हो सकती है 25 साल हो सकती है। तो इसलिए हम इसको बराबर में क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। तो इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चनों को। तो ये क्वेश्चन एक लैंग्वेज के रूप में दिए जाएंगे, लैंग्वेज से हम इनको कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको आगे क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। अब चलते हैं अपने एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मान लो उसने लिख के दे देगा, वो लिख के दे देगा 2/3a बराबर लिख के दे देगा, वो 75% क्या लिख के दे देगा, बी लिख के दे देगा, और बराबर लिख देगा 0.06 क्या लिख के दे देगा, सी लिख के दे देगा। और वो मेरे से पूछेगा a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो इस तरीके का वो मेरे से क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसके जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं या इस टाइप के कई क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपको एक पीडीएफ के रूप में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। आप उस लिंक को डाउनलोड कर लेना और क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना। अगर उन क्वेश्चनों में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आई तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।